हाँ जी, स्क्रीन सबको नजर आ रही है होगी होपफुली। ओके। कल जी हमने सर। हाँ, कल हमने रोलर टेक पढ़ लिया था कि नहीं? हाँ जी, ये पढ़ लिया था हमने कल। रोलर टेक हमारा हो गया था। अच्छा। और इसमें जलियांवाला बाग भी हमने कर लिया था, जिसमें मैंने बताया था कि वो स्पीच के लिए इकट्ठे हुए हुए थे। तो जनरल डायर को कॉल किया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि बंदे बहुत ज्यादा हो गए, 20 से 30 हजार लोग थे तकरीर सुनने के लिए इकट्ठे हुए थे, तो उन्होंने मिलिट्री से हेल्प ले ली। अब जनरल डायर आया तो उसने क्या किया कि उसने सारे दरवाजे जो एग्जिट थे बंद किए हुए थे, और उसने वो लोग नहाते लोग जो असला भी साथ उनके नहीं था, वो जिस तकरीर सुनने के लिए आए हुए थे, उन पे फायर खोल दिया। कोई तकरीबन 380 लोग मारे गए, 1200 लोग हैं वो जख्मी हुए। तो इससे लोग बहुत ज्यादा खफा थे सरकार के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला जो है हमारा इवेंट हुआ, वो था दिल्ली प्रोपोजल। दिल्ली प्रोपोजल में कब हुए? 20 मार्च 1927। ये डेट्स याद रखनी है, ये जो हेडिंग्स हैं विद डेट्स, इनमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं, ठीक है। कि जी फलां वाला इवेंट है, वो फलां वाली डेट को हुआ, ये याद रखना है। अच्छा, कायदे आजम कॉल्ड अ कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल मुस्लिम लीडर्स इन दिल्ली टू डिस्कस द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड स्पेशली द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। दिस इज द बेस ऑफ दिल्ली प्रोपोजल। ठीक है, कि कायदे आजम ने तमाम जो मुसलमान लीडरान थे उनको दिल्ली में कॉल किया 20 मार्च 1927 को, ताकि मुसलमानों का जो फ्यूचर मुसलमानों के लिए जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, कि जो आयन से मुतल्लिक रिफॉर्म्स हैं वो डिस्कस किए जा सकें, और स्पेशली सेपरेट इलेक्टोरेट को फाइनल किया जा सके, ठीक है। The condition on which Muslims could accept joint electorate was worked out. They were known as दिल्ली प्रोपोजल। और इन केस अगर सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सेप्ट नहीं होता, तो फिर हम, अगर हमें मजबूरी हो कि हमें जॉइंट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो यार हम किन कंडीशंस पे हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं ताकि अपना कम से कम नुकसान करें, ठीक है। तो इस चीज को फाइनलाइज करने के लिए पहला तो सेपरेट इलेक्टोरेट को ये करवाना है। अगर नहीं होता और हमें आना पड़ता है प्लान बी पे, यानी जॉइंट इलेक्टोरेट पे, तो फिर किन कंडीशंस पे हम लोग जॉइंट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट करें। तो ये जो सारा कायदे की कॉल थी, इस पर्पस के लिए इसको कहा गया दिल्ली प्रोपोजल, ठीक है। इसके मेन फीचर्स हैं, ये आपने एक नजर पढ़ लेनी है, कोई मतलब मेरे करवाने वाला इनमें कुछ भी नहीं है, एक नजर मार लीजिएगा। ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद आगे साइमन कमीशन 1927। अब साइमन कमीशन क्या था 1927 में? यार एक नजर इसको देख लेते हैं। नंबर वन पे क्या है कि सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बम्बे एंड मेक सेपरेट प्रोविंस, ओके। उसके बाद उसके सेलियंट फीचर्स ये हैं दिल्ली प्रपोजल के। रिफॉर्म्स टू बी इंट्रोड्यूस इन एनडब्ल्यूएफपी एंड बलूचिस्तान, जिस तरह दूसरे तमाम सूबों में की गई हैं, इस्लाहात नाफिज इनमें भी की जाएं। उसके अलावा ऑन दिस कंडीशन मुस्लिम्स वर प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट जॉइंट इलेक्टोरेट इन ऑल द प्रोविंसेस, सो continued whereas they agreed to give similar concessions and privileges to the minorities in Sindh, Balochistan, and NWFP. The same concessions the same concessions we agreed to be granted to the minorities in Hindu majority areas. ठीक है, कि जहां मुसलमान, जहां जो कंसेशंस हैं एनडब्ल्यूएफपी बलोचिस्तान और सिंध में माइनॉरिटीज को दी जाएंगी, और वही जो है कह लें कि कंसेशंस हैं, वही जो मराहत हैं हिंदू मेजोरिटी एरिया में जो मुसलमान है, जाहिर है वहां माइनॉरिटी में है, उनको भी दी जाएंगी, ठीक है। और अगर हम जॉइंट इलेक्टोरेट पे आते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट है इन पंजाब एंड बंगाल रिप्रेजेंटेशन शुड बी ऑन पॉपुलेशन बेस्ड, ठीक है। क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है पंजाब में भी मुसलमानों की पॉपुलेशन ज्यादा थी और बंगाल में भी, और स्पेशली ईस्टर्न बंगाल में तो हम जाहिर है पार्टीशन ऑफ बंगाल पे हम लोग देख चुके हैं, वहां तादाद ज्यादा थी मुसलमानों की, दैट इज वाई उनकी हुकूमत बनी थी। इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली द मुस्लिम्स डिमांडेड 1/3, मतलब 1/3 रिप्रेजेंटेशन थ्रू जॉइंट इलेक्टोरेट्स, कि अगर जॉइंट इलेक्टोरेट्स पे आना ही पड़ता है तो हमें जो सेंट्रल असेंबली है उसमें
1/3 रिप्रेजेंटेशन की, अगर 30 मेंबरान है टोटल फॉर एग्जांपल, तो उनमें से 10 मुसलमान होंगे। ठीक हो गया। तो इस पे आएंगे हम लोग। इसके बाद साइमन कमीशन है, इसको देख लेते हैं। साइमन कमीशन कहता है कमीशन ऑफ 7 मेंबर्स अंडर सर जॉन साइमन वाज फॉर्म्ड इन 1927। ठीक है, और ये उस कमीशन का चेयरमैन था। और इंडियन ने बायकॉट किया इसका। वजह क्या थी? इंडियंस बायकॉटेड बिकॉज इट हैड नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन द डेलीगेशन। देखिए, मसले मसाइल हल करने आ रहे हैं इंडियंस के, लोकल, और आ कहां से रहे हैं? बर्तानिया से। तो उनको क्या पता कि जनाब लोकल के क्या मसाइल हैं, क्या मसले मसाइल हैं। तो इसलिए कहता है इंडियंस ने इसका बाइकआउट किया, क्योंकि एक भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव उसमें नहीं था। दे फेल्ट द ब्रिटिश members of the commission being outsider would not understand the Indian point of view and settle their demands satisfactorily। ठीक हो गया। इसके बाद है 2 वॉल्यूम्स, इसके दो जो ना इसके नतायज अखज किए गए। अब वो साइमन कमीशन इंडिया आया, उसने मुख्तलिफ जो है ना पार्टीज है, उसमें कांग्रेस है, इंडिया ऑल पाकिस्तान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, और अदर जो माइनॉरिटी की जमातें, सबसे मिले वो लोग, उनसे बातचीत की, लेकिन किसी पॉइंट पे नहीं मतलब इकट्ठे लोग नहीं हुए डेफिनेटली। तो उन्होंने इसके 2 वॉल्यूम्स, 2 नताइज निकाले, 2 वॉल्यूम्स के बाद 2 जिल्दें निकाली। एक पहले पब्लिश किया, उसके बाद सेकंड वॉल्यूम बाद में पब्लिश किया। 2 volumes of Simon report were published in 1930। First volume of the report surveyed the whole Indian problems, and the second volume present the commission's recommendations and proposals। मतलब वॉल्यूम 1 के अंदर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया कि इनके ये मसले मसाइल हैं, और दूसरे वाले में उनका सोल्यूशन दिया गया, प्रोपोज्ड सोल्यूशन जो है। ठीक है, उसके बाद साइमन कमीशन रिपोर्ट पब्लिश इन मार्च 1930 मेट विद ग्रेट क्रिटिसिज्म फ्रॉम द कांग्रेस विच स्टार्टेड अ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर दी अंडर गांधी लीडरशिप 1930। दिस मूवमेंट वाज डिक्लेयर्ड इलीगल एंड गांधी एंड नेहरू वर अरेस्टेड। ठीक है, गवर्नमेंट ने उसको इलीगल करार दिया, और दोनों लीडरान जो कांग्रेस के, गांधी और नेहरू, इनको अरेस्ट कर लिया। मुस्लिम्स रिजर्व्ड देयर डिसीजन सिंस दे न्यू द रिपोर्ट वाज नॉट फाइनल। ठीक हो गया। आगे उसके जो है मेन क्लास थे या सेलिएंट फीचर्स थे, वो क्या थे? कहता है अबॉलिशमेंट ऑफ डायआर्की, 2 टाइप सिस्टम जो रखा गया गवर्नमेंट का। सेटिंग अप ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद द मैक्सिमम ऑटोनॉमी फॉर द इंडियंस। नंबर 2 पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट इन द मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस। ठीक है। तीसरा क्या था? रिजेक्शन ऑफ मुस्लिम डिमांड। कौन सी? रिगार्डिंग 1/3 रिप्रेजेंटेशन एट द सेंटर एंड स्टेचुरी जो आइन बनाने वाली है, मतलब जो मेजोरिटीज हैं इन पंजाब एंड बंगाल, उन्होंने कहा जी हम आपका ये वाला काम मान लेंगे, ये मान लेंगे, लेकिन 1/3 मेजोरिटी जो है पंजाब और बंगाल में आपको नहीं देंगे। मतलब कुछ मान लिया, कुछ छोड़ दिया। पोस्टपोनमेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बम्बई, क्योंकि ये कायदे ने कहा था ना कि सिंध को बम्बई से अलग किया जाए इस पॉइंट के अंदर, तो वो उन्होंने कहा अभी नहीं होगा ये। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ कंटिन्यूशन ऑफ प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एनडब्ल्यूएफपी। और जो एनडब्ल्यूएफपी में कहा गया था कि इसमें और बलूचिस्तान में बाकी सूबों की मानद इस्लाहात नाफिज किए जाएं, तो उन्होंने कहा कि जो स्टेटस चल रहा है वही इसका अभी रहेगा, इसमें इस्लाहात नाफिज नहीं की जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ मेन मेन पॉइंट्स उसके। इसके बाद आई 15 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट। अच्छा, एक और बात, साइमन कमीशन ने ना एक बात कही, कहता है कि ये इतने डिवाइडेड और स्कैटर्ड लोग हैं, ये किसी एक पॉइंट पे इकट्ठे नहीं हो सकते। और इस बात को जो इंडियंस थे उन्होंने बड़ा सीरियस लिया। उन्होंने कहा नहीं, अब हम आपको ना इकट्ठे होके दिखाएंगे, एक पॉइंट पे हम एक ड्राफ्ट बना के दिखाएंगे आपको। ठीक है, क्योंकि ये लोग आए इसलिए थे ताकि इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स हैं, नीड्स हैं, उनके ऊपर बात की जा सके, पता चले कि यार ये चाहते क्या हैं। ठीक है, बेसिकली डेडलॉक बना हुआ था। डेडलॉक किसको कहते हैं? कोई स्टूडेंट बताए मुझे डेडलॉक क्या होता है। हाँ जी। यार सारा मैंने तो नहीं बोलना, कुछ आपने भी क्लास में बोलना होता है। बोले शाबाश। सर नहीं, नहीं पता इसके बारे में। हाँ जी, एनीवन? चले, जियाक भाई तो कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता। और कोई? डेडलॉक क्या होता है? नूर मोहम्मद हैं, जवेरिया हैं, उसके अलावा अब्दुल्ला है, किरण अभी नजर नहीं आ रही क्लास में।
अच्छा, डेडलॉक उस एग्रीमेंट को बोलते हैं, उस मुआहदे को बोलते हैं कि जिसका हल ना निकल दे, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम जिसका को तोड़ ही ना हो, उसको डेडलॉक बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ने भिजवाया था बेसिकली उस डेडलॉक को तोड़ने के लिए, बिकॉज देखिए इंडियंस में मतलब दो चीजें, मतलब एक मुसलमान थे, मतलब मुस्लिम्स थे, और दूसरा हिंदू थे। हिंदू कांग्रेसी थे, मुसलमान वो मुस्लिम लीग से थे। तो अब दोनों के दरमियान में एक टग ऑफ वार चल रही थी। अगर ये अपने स्टैंड से पीछे हटते हैं तो ये मारे जाते हैं, ये अपने स्टैंड से पीछे हटते हैं तो ये मारे जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक चीता बंदे के सामने खड़ा हो जाए हमला करने के लिए, बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, बंदे के हाथ में भी तलवार है, चीता उस पर हमला करने वाला है, बंदा पीछे हटता है तो चीता मार देता है, चीता पीछे भागता है तो ये उसको मार देगा। तो इस तरह की कंडीशन बनी हुई थी, एक डेडलॉक बना हुआ था जो टूट नहीं पा रहा था। बड़ी बड़ी कोशिश की गई, गवर्नमेंट ने की कि यार इनका कोई हल निकाला जाए। देखिए जब दोनों जमातें किसी एक पॉइंट पे इकट्ठी नहीं होगी तो फिर हल क्या निकलना है, और हल तभी निकलना था जब दोनों एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाएंगी। तो ये चीज डेडलॉक कहलाती है। तो गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन को डेडलॉक तोड़ने के लिए भेजा था, यार चेक करके आए कि ये चाहते क्या है, आया कि हम इनकी डिमांड्स पूरी कर भी सकते हैं कि नहीं। तो ये मामला चल रहे थे बेसिकली। तो अब उसमें ना गोरो ने कहा, उसमें एक मेंबर थे, कहता है कि आएगा दरमियान में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, नेहरू रिपोर्ट एन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1927 से 28 इन दिल्ली टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एज अ चैलेंज टू द ब्रिटिश आफ्टर द साइमन कमीशन। लॉर्ड ब्रेकन हेड ने कहा था, declared that the Indians were so divided that they could not reach a unanimous decision on constitutional reforms, कि constitutional reforms पे ये किसी एक पॉइंट पे इकट्ठे हो ही नहीं सकते। तो इस चीज को बड़ा सीरियस लिया गया। कमिटी वाज अपॉइंटेड अंडर मोतीलाल नेहरू, ठीक है, to frame the constitution. It had only a few Muslim members, सर शुएब आलम वगैरह और चंद एक और थे जो मतलब कठपुतली टाइप के थे जो थे, बस आखिर पे उन पे ड्राफ्ट से साइन करवा लिया गया। जस्ट ये बताने के लिए कि जनाब हाँ जी हमारे पास मुसलमान भी शामिल हैं, मुसलमानों की भी जमात कांग्रेस ही है। वो ज़ाहिर है कांग्रेस तो बार बार ये क्लेम कर रही थी कि तमाम मुसलमानों की, हिंदुओं की, ऑल इंडियंस की जो जमात है वो जनाब कांग्रेस ही है। तो उसमें सर शुएब कुरैशिया, सर इमाम अलिया वगैरह वगैरह वर अटेंडेड ओनली वन मीटिंग, साइंड द रिपोर्ट व्हेन इट वाज रेडी, बस इससे ज्यादा नहीं था। हिंदू मेंबर कौन थे? सर तेज बहादुर सेप्रू, उसके बाद जी आर प्रधान थे, एन ए जोशी थे, और मुसलमानों। अब ये उस नेहरू रिपोर्ट की बात कर रहा है, मतलब उसमें असल काम ड्राफ्टिंग तो हिंदुओं ने की थी, चंद एक मुसलमान उन्होंने बस सिंबॉलिकली रखे हुए थे कि हाँ जी मुसलमान भी हैं हमारे पास। सर अली आलम, अली इमाम, सर शुएब कुरैशी वगैरह शामिल थे। कहता दिस रिपोर्ट, द रिपोर्ट ऑफ दिस कमीशन इज नोन एज नेहरू रिपोर्ट विच वाज पब्लिश इन अगस्त 1928। उसके सेलिएंट फीचर्स क्या थे? हिंदी शुड बी मेड ऑफिशियल लैंग्वेज, जनाब ठीक हो गया। उसके बाद यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बी एस्टेब्लिश्ड एट द सेंटर, के डायआर्की खत्म किया जाए, ठीक है, कि मतलब प्रोविंशियल की अलग और जो है सेंटर है उसकी अलग। उन्होंने कहा जनाब यूनिटरी फॉर्म की गवर्नमेंट लागू की जाए। फुल प्रोविंशियल स्टेटस बी गिवन टू एनडब्ल्यूएफपी एंड बलूचिस्तान, ये पॉइंट पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बम्बई, ओके पढ़ चुके हैं। इफ इट वर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सपेंडिचर, की अगर गवर्नमेंट के जो खजाना है एक्सपेंडिचर उस पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता और वो बर्दाश्त कर सकता है तो इसको अलग कर दिया जाए। उसके बाद क्या था? फॉरेन अफेयर्स, आर्मी, डिफेंस शुड बी प्लेस्ड अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट एंड वायसराय, क्योंकि ये जो थे वो डायरेक्टली अंडर थे गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया के, ठीक है। तो उसने कहा कि ये जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट किसका बनना था? हिंदू और मुसलमानों का मिलकर बना था, कहते उसके और वायसराय के अंडर किया जाए इसको। जाहिर सी बात है ये मेन जो कोड हेड थे वो तो गोरा कभी भी ना थे, इनको फॉरेन अफेयर्स, आर्मी और डिफेंस इसी के सर पे तो वो राज कर रहे थे। उसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट शुड बी रिप्लेस्ड बाय जॉइंट इलेक्टोरेट। देखिए जब भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात आती थी तो हिंदुओं को मौत पड़ती थी हमारे इससे, क्यों? क्योंकि उन्हें 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 पता था कि इससे हमारी सीटें निकल जाएंगी। जब ज्वाइंट इलेक्टोरेट में आएंगे तो सारा उनके पास रहेगा। विद रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स ऑफ द माइनॉरिटीज इन द प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, मुस्लिम इलेक्टोरेट शुड बी अबॉलिश्ड। वाजिबा, देखिए ठीक है, ये बात असल पॉइंट ये वाला था उनका। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कहता है फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑन द मॉडल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट डोमिनियंस बी इंट्रोड्यूस।
छोड़े, आगे चले। कहते हैं कायदे आजम ने क्या किया, कायदे आजम एट एन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कन्वीन्ड इन कलकत्ता, कि वो जो पार्टी कॉन्फ्रेंस थी वो कन्वीन हुई, इकट्ठी हुई उस पर कलकत्ता में, और दिसंबर 1928 पे कायदे आजम ने इसी के अंदर ये जो नेहरू रिपोर्ट इसमें 3 अमेंडमेंट्स की, उन्होंने कहा कि हम इसको भी मान लेंगे, कोई मसला नहीं, हम आपके ड्राफ्ट को मानेंगे, लेकिन इसमें 3 अमेंडमेंट कर दे, हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। तो क्या कायदे आजम में अमेंडमेंट की, एक तो 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, एक। नंबर 2 पे क्या कहा, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन पंजाब एंड बंगाल ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन, ओके, ठीक है, पंजाब और बंगाल में सीटें उनको उनके मुसलमानों को उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से दी जाएं। और तीसरा और आखिरी क्या था, जो रेजिडरी पावर शुड बी गिवन टू द प्रोविंस इंस्टेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब यूनिटरी की बजाय डायरकी रखा जाए। ये 3 पॉइंट कायदे आजम ने कहा कि आप हमारे मान लें, हम आपका सारे का सारा ड्राफ्ट एज इट इज मान लेते हैं। तो नेहरू ने कहा नहीं, हम ये नहीं करेंगे। द नेहरू रिपोर्ट वाज रिजेक्टेड बाय क्या द अमेंडमेंट्स वर रिजेक्टेड बाय हिंदूज, हिंदुओं ने अमेंडमेंट रिजेक्ट कर दी, और नेहरू रिपोर्ट वाज रिजेक्टेड बाय मुस्लिम्स, तो इसको मुसलमानों ने रिजेक्ट कर दिया। फिर कायदे आजम ने कहा चलो अगर ऐसे है तो फिर ऐसी सी, अब हम भी अपना अलग खेलेंगे। कायदे आजम इशूड हिज 14 पॉइंट्स इन रिप्लाई टू द नेहरू रिपोर्ट। अब 14 पॉइंट्स क्या हैं, ये वही बच्चों वाले हैं, ये आपने पढ़नी है, ये मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये आपने पढ़ लेने, ये सारे वही जो आप 7वीं 8वीं के मुशर्रिया उलूम जिसको आप बोलते हैं, पाकिस्तान स्टडीज हैं, उसमें पढ़ती आ रही हैं, ठीक हो गया। ये सारे आपने एक बार पढ़ लेने हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो कहता है 14 पॉइंट्स वर रिजेक्टेड बाय कांग्रेस, कांग्रेस ने कहा जी हम भी आपके 14 पॉइंट्स को नहीं मानते। वाइडनिंग द गल्फ और गैप बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, इससे क्या हुआ, मुसलमानों और हिंदुओं में जो गैप था वो मजीद वाइडन हो गया, मजीद बढ़ गया। ठीक है, कांग्रेस मेड एन एब्रप्ट डिमांड, कि फौरन से एक नई डिमांड कर दी कांग्रेस ने, क्या कहा, दैट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी गिवन टू इंडिया बाय 31 दिसंबर 1929, कि जनाब इतने शॉर्ट टाइम में इंडिया के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया, कहते हैं हम कोई जिन थोड़ी है जितनी जल्दी बना देंगे, ठीक है, और आप वो लोग हैं जो एक पॉइंट पे इकट्ठे नहीं हो रहे, हम कैसे बनाएं। द गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड दिस डिमांड, गवर्नमेंट ने कहा हम नहीं मानेंगे। वाइसराय लॉर्ड इरविन मेड अ टू फोल्ड डिक्लेरेशन इन 1929, उसने एक मतलब कह लें कि 2 फोल्ड वाला, मतलब सादा लफ्ज में कह लें कि एक अब मैं क्या, 2 फोल्ड्स का मुझे मतलब नहीं आ रहा उर्दू में, अब ये कह लें कि 2 ऑप्शन उसने दिए उनको, ठीक है। उसने कहा कि जी नंबर 1 क्या, मोर पावर्स वुड बी गिवन टू द इंडियंस इन द गवर्नमेंट, हम ये कर सकते हैं कि आपकी जो पावर्स है ना इंडियंस की, वो हम ज्यादा कर देते हैं। और दूसरा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड एट विच ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड मीट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स टू अचीव एन एग्रीमेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल, कि जनाब आप सब 2 चीजें हम कर सकते हैं, 2 फोल्ड डिक्लेरेशन उन्होंने दी, कि 2 ऑप्शन दिए, एक तो हम आपको पावर ज्यादा बढ़ा देते हैं, अगर पहले आपको कुछ आपको मतलब कह लें कि आपको जैसे आप फॉर एग्जांपल के फाइनेंस आपको दे देते हैं, या कुछ और आपको उठा के वजारतें दे देते हैं जो इंपॉर्टेंट है, काम की हैं, मतलब आपकी पावर्स बढ़ा देते हैं। दूसरा ये कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम लंदन में अरेंज कर लेते हैं, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे, ब्रिटिश इंडिया मतलब जो वायसराय वगैरह वो शामिल हो जाएंगे, और तमाम सियासी जमातें हो जाएंगी, और इसके अलावा प्रिंसली मैनेज्ड स्टेट्स हैं, ठीक है, जिनका आजाद स्टेटस था, वो भी उनके भी रिप्रेजेंटेटिव ले देंगे, और बैठ के डिसाइड कर लेंगे कि इस खित्ते के लिए हमने करना क्या, आप लोग चाहते क्या हैं, ठीक है। तो अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई, गोल मेज कॉन्फ्रेंसेस, ये सुनी हुई होगी आप लोगों ने। अच्छा जी, ये हुई सारी की सारी लंदन में, ये याद रखिएगा आप लोग। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में कहता है पर्पस ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या था, to reach an agreement between the different political parties of India on constitutional reform, कि यार सारे किसी बंदे के बच्चे की तरह किसी एक पॉइंट पे कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के ऊपर इकट्ठे हो जाए, जो कि वो इकट्ठे नहीं हो रहे थे। अच्छा जी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई, कहता है ये लंदन में हुई, जहां पे मियां साहब चले गए हैं, याद रखिएगा, ठीक है, भूलना नहीं है। और 12 नवंबर 1930 को ही, डेट भी याद रखनी है, 12 नवंबर 1930, ठीक है, लंदन में। अब इसमें तमाम पार्टीज एक्सेप्ट कांग्रेस, कांग्रेस ने कहा नहीं जी नहीं, हम तो एक बड़ी जमात है, हम तो नहीं आते, आपने हमारी बात नहीं मानी, हमें नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था 31 दिसंबर 1929 तक, तो आपने नहीं दिया, हम तो नहीं आपकी बात मान रहे, हम नहीं आएंगे। कहते हैं ऑल पार्ट, अब यहां पर ना एक चीज
यार मुझे पता नहीं क्यों लगता है मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, आप लोगों में से कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करता क्लास में। सर हम सुन रहे हैं। यार वो कहते हैं जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। यार ऐसे मजा नहीं आता क्लास में, इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। नहीं सुन तो रहे हैं, लेकिन ना इंटरेक्शन होना चाहिए यार, को हूं हाँ तो होनी चाहिए क्लास में, पता चले कि लोग बैठे हुए हैं। एनी हाउ फिर सर वापस इसमें आते हैं। ज्यादा मतलब हमें मजा आ हाँ रहा है कि लो जी, लो, लोगों ने तो मजे लेने शुरू कर दिए, चले बहरहाल अच्छी बात है। सर इस तुम्हारा तरह ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाए फिर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, असल में ना इंटरेक्शन होता है तो लगता है कि यार लोग जाग रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ना अब गवर्नमेंट की भी मजबूरी थी, वजह क्या थी? कांग्रेस, आप लाख इनकार करें, लाख इनकार करेगी यार वो हिंदुओं की जमात है, ऐसा है वैसा है, ये बात हमें माननी पड़ेगी कि वो कांग्रेस इंडिया की एक बड़ी जमात थी। अब ये कह लें कि इंडियन, आप जाहिर सी बात है हिंदू मेजोरिटी में है, ये कांग्रेस है, ये मुस्लिम लीग है, ये छोटी छोटी जमातें हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जब हम इकट्ठा इनको करें तो हम इसको इग्नोर कर दें? नहीं, जब तक ये शामिल नहीं होगी और बाकी नहीं हो आएंगे, तब तक वो कोरम ही पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से इसको इग्नोर करना बड़ा मुश्किल था। अब पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जनाब सारी पार्टीज आ गई, लेकिन ऑल पार्टीज एक्सेप्ट कांग्रेस वर प्रेजेंटेड represented, as it had made clear that the Nehru report should be the base of new constitution, and if this condition was not accepted it would have anything to do with the constitutional discussion। कहते जनाब जो आप बना रहे हैं ना, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, उसकी बेस क्या होगी? नेहरू रिपोर्ट होगी। अगर आप इस पे नहीं आते तो फिर हम भी आपके साथ नहीं खेलते। ठीक हो गया? तो ये डिमांड थी किसकी? कांग्रेस की। अब इसमें मुस्लिम डेलीगेशन में कौन कौन गए थे? इनमें सरागा खान थे, ये देखिए सरागा खान है, मोहम्मद अली जौहर है, कायदे आजम है, सर ये कौन सी वाले हैं, इनका नाम मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, सर मोहम्मद शाह, वैसे ही मैंने नाम पहली बार सुना है, फजले हक है, उसके बाद चौधरी जफरुल्लाह और गुलाम हुसैन। ठीक है, तो मुसलमानों की तरफ से ये रिप्रेजेंटेटिव थे। अब कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं आया, इसके अलावा जो प्रिंसली मैनेज स्टेट्स थी या छोटी पार्टीज थी उनके रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद थे उसमें। अब उसमें सेलियंट फीचर्स क्या हुए, क्या चीजें डिस्कस हुई? एक तो अप्रूव्ड फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉर इंडिया विद द पार्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा क्या था? फुली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। ठीक है, इख्तियारात तो जो प्रोविंसेस में ज्यादा दिए गए। सिंध वाज मेड अ सेपरेट प्रोविंस, हमने कहा था ना सिंध को बंबई से अलग किया जाए, तो वो कर दिया गया। और क्या था? द कॉन्फ्रेंस एंडेड ऑन 19 जनवरी 1931। शुरू कब हुई थी? 12 नवंबर को शुरू हुई थी और खत्म 12 नवंबर 1930 को शुरू हुई थी, और खत्म कब हुई? 19 जनवरी 1931 में। वो 2.5-3 महीने ये ले गई। अब उस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मजा किसी को भी नहीं आया, जाहिर सी बात, एक बड़ी पार्टी एब्सेंट थी, आप डिसीजन तो नहीं ले सकते। तो गांधी इरविन पैक्ट, अब क्या हुआ? अब थोड़ा इस पे क्या हुआ कि जब देखें, जब शादी होती है तो क्या होता है कि लोगों में नाराजगी रहती है, ये कहता है जी मैंने तो नहीं आना, मुझे तो मनाए, ये भी कहता है मैंने तो नहीं आना, मुझे मनाए। अब ये शादी वाला घर है, इसको भी अंदाजा होता है कि यार ये नहीं आया तो क्या करें, ये भी थोड़ा सा मोल्ड हो गया, नरम पड़ गया। जब इसको नहीं बुलाया गया ना, उन्हें कहा यार हमें तो बुलाया ही किसी ने नहीं, अगली बार थोड़ी सी ये भी नरम हो गए, तो ये भी कंप्रोमाइज करने पे राजी हो गए, ये भी कंप्रोमाइज करने पे राजी हो गए। तो अब हुआ क्या? गांधी को जब नहीं बुलाया गया, उन्होंने, गांधी ने कहा था कि शायद कैंसिल हो जाएगा, मेरे ना आने से काम नहीं चलेगा। तो गवर्नमेंट को भी हो गया, गवर्नमेंट का चलो नहीं आते तो ना सही, लेकिन जब वो नहीं आया तो देखा कि यार इसका तो हल ही कोई नहीं निकला इस कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, 2.5-3 माह हमने जाया किए लेकिन नतीजा जीरो। तो गवर्नमेंट भी कंप्रोमाइज पे राजी हो रही थी, अभी गांधी भी हो गया क्योंकि यार पहले में बुलाया किसी ने नहीं। तो क्या हुआ कि गांधी इरविन पैक्ट 1931, अब ये क्या बला है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय कांग्रेस फेल्ड। अब हुआ क्या कि जो लास्ट हमने पढ़ा था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू की थी कांग्रेस ने, वो तो फेल हो गई। बोथ कांग्रेस एंड गवर्नमेंट वर विलिंग टू कंप्रोमाइज ऑन देयर पोजीशंस, दोनों कंप्रोमाइजिंग स्टेट में आ गए कि चलो ठीक है यार, को दरमियान का हल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने कांग्रेस से क्या कहा? यार आप आ जाएं अगली अगली कॉन्फ्रेंस के अंदर, हम आपके ऊपर तमाम चार्जेस खत्म कर देंगे, आप बंदे के बच्चे बन के आगे हमें ज्वाइन कर लें। तो अब
जैसे ना बिल्ली के भागने के लिए थोड़ा रास्ता चाहिए छोड़ा उन्होंने, तो बिल्ली ने भी कहा कि यार ठीक है जान बचा के निकलते हैं, तो यही इनके साथ हुआ। तो क्या हुआ, वायसराय लॉर्ड इरविन हेल्ड टॉक्स विद गांधी who agreed to finish this civil disobedience movement on the following condition, कि जनाब ये कंडीशन है, गांधी ने कहा इनको माने हम अपनी वो जो तहरीक खत्म कर देते हैं। तो गवर्नमेंट ने भी कहा चलो ठीक है कोई मसला नहीं, कर लेते हैं। अब कंडीशंस क्या थी, कांग्रेस विल एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, एक। दूसरा, कांग्रेस विल पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ओके, जो गवर्नमेंट चाहती थी। तीसरा, गवर्नमेंट वुड विदड्रॉ ऑल ऑर्डिनेंस टू कर्ब द कांग्रेस, जाहिर सी बात है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को खत्म करने की गवर्नमेंट ने उसको क्रश करना चाहा, तो कांग्रेस ने कहा कि जनाब वो तमाम जो मुकदमात हैं, तमाम जो आपके रूल्स हैं, ऑर्डर्स हैं, वो खत्म करें। चौथा क्या था, कहता है कि गवर्नमेंट विल रिलीज ऑल पर्सन अरेस्टेड ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि जनाब इस एहतजाज के दौरान जितने हमारे कारकुन हुए हैं गिरफ्तार, उनको रिलीज किया जाए और मुकदमे खत्म किए जाएं। पांचवा क्या था, गवर्नमेंट विल विदड्रॉ ऑल पॉलिटिकल चार्जेस रिलेटिंग टू ऑफेंसेस नॉट इन्वॉल्विंग वायलेंस, कहता है कि जो वायलेंस से रिलेटेड नहीं है वो तमाम चार्जेस हैं गवर्नमेंट वो पॉलिटिकल चार्जेस है वो वापस ले ले। ठीक हो गया, मतलब क्लीन चिट, सादा लफ्ज़ों में एक एनआरओ साइन किया गया। तो the agreement between Gandhi and Irwin was signed on 5th March 1931, ठीक है, दिस इज नोन एज गांधी इरविन पैक्ट। अच्छा, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, अब इस पे आते हैं। कहते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी लंदन में, जहां मियां साहब मौजूद हैं, वहां पर हुई और 7 सितंबर 1931 को शुरू हुई और कब तक जारी रही, 1 दिसंबर 1931 तक। ठीक है, 2.5-3 माह ये भी खा गई। अब क्या था, कांग्रेस वाज सोलली रिप्रेजेंटेटिव बाय गांधी, कि इसका जो रिप्रेजेंटेटिव था या कांग्रेस को किसने रिप्रेजेंट किया, वो गांधी ने किया। अब मुस्लिम मुस्लिम लीग में कौन कौन थे, कहते इसको रिप्रेजेंट किया अल्लामा इकबाल ने और कायदे आजम ने। ठीक है, 2 रिप्रेजेंटेटिव थे हमारे। 2 committees were set up to carry out the work of the conference on number 1 फेडरल स्ट्रक्चर और दूसरा माइनॉरिटीज, मतलब माइनॉरिटीज के ऊपर उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया कि जनाब इनके जो है ना, जो माइनॉरिटीज हैं इंडिया के अंदर, उनके राइट्स को प्रिजर्व किया जाए, उनके साथ कोई हक तलफी ना हो। ठीक है, तो एक फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर बनाएगी, एक माइनॉरिटी के ऊपर कमेटी बना दी गई। अब गांधी क्या था, दोनों कमेटियों का मेंबर था, गांधी इसमें भी शामिल था, फेडरल स्ट्रक्चर वाली में भी और माइनॉरिटी वाली में। अब गांधी को माइनॉरिटी से कोई लेन देन नहीं था, वो कहता जनाब ये जाए भाड़ में मेरी तरफ से, इसके ऊपर बात करते हैं, इसको जरूरत ही नहीं, इसको खत्म ही कर दें। उसने ये भी कह दिया। गांधी वाज द मेंबर ऑफ बोथ कमिटीज, गांधी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज एंड डिमांडेड दैट द माइनॉरिटी कमेटी शुड बी डिसबैंड, कि इसकी तो जरूरत ही नहीं, छोड़े, ये आपने गलत किया, तोड़ दें, इसको जरूरत ही नहीं है। He claimed that being the sole representative of the Congress, कि जनाब वो तने तनहा जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है कांग्रेस का, he represented the Indians, इसका मतलब ये है कि वो इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, he and refused to accept the representative character of those delegates who didn't belong to the Congress, और कहता है जनाब जो कांग्रेस से बिलोंग नहीं करता मैं उनके वजूद को ही नहीं मानता। ठीक है, क्योंकि मैं पूरे इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव हूं, बस आप मुझसे मतलब बातचीत करें और मसले मसाइल हल कर लेते हैं, बाकियों को छोड़ दें। तो गांधी मेंटेन्ड अ स्टबॉर्न एटीट्यूड, कि जनाब उसने बड़ा ही एक जिद्दी और अकड़ किस्म का अपना रवैया रखा, एंड रिफ्यूज टू मेक एनी कंप्रोमाइज। He tried his best to prove India as one nation so that he could represent all the Indians. उसने कहा जनाब इंडिया उसमें तो और कोई कौम ही कोई नहीं है, वन नेशन है, उसमें वो है हिंदू, वही मेजॉरिटी में है और वही इसके फैसला करेंगे। He claimed the Hindus were only the nation of India. ठीक हो गया। कायदे आजम replied that Indian Muslims were also a separate nation. ठीक है, कायदे यहाँ कहा कि जो हिंदू ठीक है वहां मौजूद हैं, लेकिन वहां मुसलमान भी एक अलग कौम है, लिहाजा उनको अलग कौम ट्रीट किया जाए। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ, नो सेटलमेंट ऑन द माइनॉरिटी इश्यूज कुड बी रीच्ड ड्यू टू गांधी स्टबॉर्न एटीट्यूड, कुछ भी हल नहीं निकला। माइनॉरिटीज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट ऑफ देयर डिमांड एंड इंसिस्टेड ऑन द एक्सेप्टेंस एज अ होल, गांधी रिफ्यूज, मतलब गांधी ने तो उसको घास ही नहीं डाला ना, उसने कहा ठीक है रहने दें, इसकी जरूरत ही नहीं है। 11वां क्या है, गांधी वांटेड टू डिप्राइव द मुस्लिम्स ऑफ देयर राइट।
कि जनाब गांधी महरूम करना रखना चाहता था मुसलमानों को उनके सेपरेट इलेक्टोरेट के राइट से, द मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेचर एंड सेफ गॉड। ठीक है, वैसी बात है, अगर कायदे आजम एग्री करते तो क्या था, शायद पाकिस्तान बनता ही ना, क्यों, बका ही नहीं थी हमारी। ठीक है, तो इसलिए जो भी स्टेप बैक होता वो मारा जाता। ठीक है, तो इस वजह से डेडलॉक अभी भी चलता रहा। अब जो तीसरी है, चलिए पढ़ ही लेते हैं। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये भी लंदन में हुई, वही मियां साहब वाली बात रिपीट नहीं करता। बहरहाल 17 नवंबर 1932 को शुरू हुई और खत्म कब हुई, 24 नवंबर 1932 को। इसमें क्या हुआ, गांधी हैड अगेन स्टार्टेड, देखिए लास्ट सेकंड वाले में क्या था, सेकंड वाले में कोई नतीजा नहीं निकला, अगले वाले में कायदे आज़म ने कहा भाड़ में जाओ, मैं नहीं आ रहा। ठीक है, हाल तो निकलना कोई नहीं है, गांधी ने भी कहा भी मैं भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब हुआ क्या, गांधी हैड अगेन स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वही मूवमेंट जो खत्म करके वापस आया था। वो जाते का जी आपने मेरी बात नहीं मानी, लिहाजा मैं फिर से शुरू करता हूँ। ठीक है, ऑल इंपॉर्टेंट लीडर्स वर अरेस्टेड, जो कांग्रेस के गिरफ्तार हो गए। कायदे आजम डिडंट पार्टिसिपेट, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं आए वो। सरागा खान लेड द मुस्लिम लीग डेलीगेशन, तो इसमें सरागा खान ने लीड किया। और द कॉन्फ्रेंस मेट 2 टाइम्स विदाउट अचीविंग एनीथिंग एंडेड ऑन दिस डेट, इसका भी कोई नतीजा नहीं निकला, तीनों कॉन्फ्रेंसेस वक्त का जिया ही रहा। आउटकम ऑफ द कॉन्फ्रेंस, अब इसमें हुआ क्या, अब इस डिस्कशन से क्या हुआ, गवर्नमेंट को काफी हद तक अंदाजा हो गया कि यार ये जो नलायक लोग हैं ये चाहते क्या हैं, किसी एक पॉइंट पे आ नहीं रहे। गवर्नमेंट बिकेम अवेयर ऑफ द डिमांड्स ऑफ द इंडियन पीपल के चाहते क्या हैं। ठीक है, अगर नहीं होंगे तो हम अपनी तरफ से एक बना देंगे, आगे चल के ये चीज भी आएगी। तो पॉइंट्स क्या है, अबॉलिशन ऑफ डायरकी इन द प्रोविंसेस, फेडरल सिस्टम ऑफ फेडरल एस्टेब्लिश्ड इन सेंटर, सेपरेशन ऑफ सिंध, कम्युनल अवार्ड, और व्हाइट पेपर पब्लिश इन 1933। व्हाइट पेपर है क्या, आ रिपोर्ट ऑन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज नोन एज व्हाइट पेपर। ठीक हो गया, बस आज यहीं तक करते हैं, कम्युनल अवार्ड जो है ना कल पढ़ेंगे। यहां तक कोई मसला सर मसाइल हो, यहां तक किसी को मसला सर मसाइल हो तो जी जी बोले। सर इसमें एक फीमेल ने शिरकत किया था, असद शाह नवाज, उसका जिक्र तो इसमें नहीं आया है कि इसने तीनों कॉन्फ्रेंस में शिरकत किया है। बेसिकली जो है ना, जब भी कोई होती है ना इस तरह के मेजर इवेंट्स होती हैं, जब हम पार्टी होती हैं, तो उसमें मोस्टली आमतौर पे उन लोगों को डिस्कस किया जाता है जो उसको लीड करते हैं, वो जो नामी गिरामी लोग होते हैं। तो मोस्टली जैसे कायदे आजम सर में अलामा, जी जी, है ना, जी जी प्लीज। एमसीक्यूज आया था इस पे, और दूसरा एक एमसीक्यूज ये है कि कांग्रेस ने कौन से कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया था, वो तो फर्स्ट राउंड टेबल है। पहली वाली में नहीं आई थी वो, मतलब जिसमें कंप्लीटली उसका एक भी मेंबर नहीं आया था। ठीक है, तो वो फर्स्ट वाली थी। इसको ना डिटेल में पढ़ाने का मकसद भी ये है कि चूंकि, और दूसरा हम स्टोरिकली स्टाइल में पढ़ रहे हैं ताकि चीजें जो आपस में इंटरलिंक्ड हो रही है ना, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, तो हमारे जहन में बैठ जाएंगी। बाकी इसके एमसीक्यूज हैं, यहाँ से भी निकालने हैं। मेरे पास वो मैं आपसे इंशाल्लाह इस वीकेंड पे शेयर करता हूँ, कुछ पिछले वाले भी और इससे रिलेटेड जो हमने पढ़ लिया है, एटलीस्ट वो सारे मैं आपसे शेयर कर दूंगा, इसके ऊपर डिटेल में एमसीक्यूज बने हुए हैं। ठीक है, वो शेयर कर दूंगा, लेकिन आपको पढ़ाने का मकसद ये है ताकि चीजें आपके माइंड में हो, ये वाली। ओके, बस आज इसको यहां तक क्लोज करते हैं और उसके बाद जो है फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना एवरीडे साइंस। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई मसला मसाइल है? नहीं सर, क्लियर है। बस ये अपने साथ साथ तैयार करना है। ठीक हो गया, अभी मैं जस्ट कनेक्ट करता हूँ और मतलब डिस्कनेक्ट और रिकनेक्ट करता हूँ, आप लोग सब लोग वापस आ जाएंगे।